नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला, संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकास जरूरी। नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में बोले प्रधानमंत्री। कहा, ईस्ट का मतलब एम्पावर, एक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। पाकिस्तान की गोली का बीएसएफ ने गोले से दिया जवाब। बीएसएफ अलंकरण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने किया जवानों के शौर्य को नमन। कहा, ऑपरेशन सिंदूर से फिर सामने आई पाकिस्तान की असलियत। वैश्विक मंच पर बेनकाब हो रहा है पाकिस्तान का आतंकपरस्त चेहरा। कनिमोझी के नेतृत्व में मॉस्को पहुंचा प्रतिनिधिमंडल। आतंक के खिलाफ यूएई और जापान भारत के साथ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ दूसरे दिन भी जारी। कई आतंकवादियों को घेरा। और संकट में पड़ोसी देश बांग्लादेश की सरकार। खालिदा जिया ने दी समर्थन वापस लेने की चेतावनी। मोहम्मद यूनुस ने कहा, स्थिति न बदली तो छोड़ दूंगा पद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र को अवसरों की भूमि के रूप में उजागर करना, वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना और प्रमुख हितधारकों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाना इस शिखर सम्मेलन का लक्ष्य है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग बताया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ईस्ट का मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है। ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथ और ट्रांसफॉर्म। पीएम ने कहा कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट सिर्फ इन्वेस्टर समिट नहीं है, बल्कि ये एक अभियान है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट सिर्फ इन्वेस्टर समिट नहीं है, यह एक मूवमेंट है, ये कॉल टू एक्शन है। भारत का भविष्य नॉर्थ ईस्ट के उज्जवल भविष्य ही नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। मुझे आप सभी बिजनेस लीडर्स पर पूरा भरोसा है। आइए एक साथ मिलकर भारत की अष्टलक्ष्मी को विकसित भारत की प्रेरणा बनाएं। और मुझे पूरा विश्वास है आज का ये सामूहिक प्रयास और आप सबका इससे जुड़ना, आपका उमंग, आपका कमिटमेंट आशा को विश्वास में बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति और कानून व्यवस्था को किसी भी क्षेत्र के लिए, विकास के लिए सबसे जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट के साथ बम और बंदूक का नाम जुड़ा हुआ था और इसका बहुत बड़ा नुकसान वहां के युवाओं को उठाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं को विकास की मुख्यधारा में आने का अवसर दिया गया है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति और कानून व्यवस्था। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। एक समय था नॉर्थ ईस्ट कहते ही बम, बंदूक और ब्लॉकेड यही याद आता था। इसका बहुत बड़ा नुकसान वहां के युवाओं को उठाना पड़ा। उनके हाथों से अनगिनत मौके निकल गए। हमारा फोकस नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के भविष्य पर है। इसलिए हमने एक के बाद एक शांति समझौते किए, युवाओं को विकास की मुख्य धारा में आने का अवसर दिया। पिछले 10-11 साल में 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़कर शांति का रास्ता चुना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को ग्रोथ का फ्रंट रनर बताते हुए कहा कि जहां बुनियादी सुविधाएं अच्छी होती हैं, वहां पर्यटन बढ़ता है। उन्होंने बुनियादी ढांचे को विकास की पहली शर्त बताया। हम लुक ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट के मंत्र पर चले और इसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ फ्रंटियर रीजन कहा जाता था। आज ये ग्रोथ का फ्रंट रनर बन रहा है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को अट्रैक्टिव बनाता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, वहां इन्वेस्टर्स को भी एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। बेहतर रोड्स, अच्छा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक नेटवर्क किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन है। ट्रेड भी वहीं ग्रो करता है जहां सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यानी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हर डेवलपमेंट की पहली शर्त है, उसका फाउंडेशन है। इसलिए हमने नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन शुरू किया है। लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट अभाव में रहा, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन रहा है। उधर अडानी समूह ने अगले 10 वर्षों में पूर्वोत्तर में 50,000 करोड़ अतिरिक्त निवेश करने का ऐलान किया। भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी ने कहा कि पिछले एक दशक में नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों और घाटियों में भारत की विकास कहानी में एक नया अध्याय सामने आ रहा है। In Assam, we pledge an investment of rupees 50,000 crores. Today, once again, humble and inspired by your leaderships, I announce that Adani Group will invest additional 50,000 crores across the Northeast over the next 10 years. राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में रिलायंस ग्रुप नॉर्थ ईस्ट में अपना निवेश दोगुना करके 75,000 करोड़ तक ले जाएगा। उन्होंने कहा कि रिलायंस रिटेल के जरिए किसानों को समृद्ध बनाया जाएगा। वहीं उनकी कंपनी नॉर्थ ईस्ट में रिन्यूएबल एनर्जी में प्लांट लगाएगी, हेल्थ केयर हब बनाएगी और ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जाएगा। मुकेश अंबानी ने ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी। The Northeast is not just rising, but to my mind, it is roaring. I make 6 commitments to the Chief Ministers of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, and Tripura. First, Reliance has invested around rupees 30,000 crores in the region in the past 40 years. In the next 5 years, we will more than double our investments with our target at 75,000 crores. और इस पूरी खबर पर हमारे साथ 2 लोग जुड़ रहे हैं। हमारे साथी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक दीवान भी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शैलेंद्र, सबसे पहले रुख आपकी तरफ करते हैं, इसलिए कि इस मंच पर आज हमने देखा कि एक बड़ी संख्या में उद्योगपतियों के साथ ही साथ विदेश से करीब 75 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, बड़े इंडस्ट्री लीडर्स शामिल हो रहे हैं। किस तरह से अष्टलक्ष्मी महोत्सव के बाद राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बड़ा अध्याय लिखने की शुरुआत कर रहा है? ऋतु, आपने सुना ही कि बड़े बड़े उद्योगपति जो इस यहाँ पर आए थे शामिल होने के लिए इस इन्वेस्टर समिट में, उन्होंने ऐलान किया है। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अनिल अग्रवाल और तमाम लोगों ने कहा कि वो अगले 5-10 वर्षों में अपना निवेश बढ़ाने जा रहे हैं। यानी लाखों करोड़ों के जो इन्वेस्टमेंट हैं उसके ऐलान यहाँ पर हो रहे हैं। खास बात ये रही कि हमने देखा है कि जो यहाँ पर उद्यमी आए हैं उसमें जो लोकल प्लेयर है, यानी जो स्थानीय उद्यमी है,
उनको भी स्थान दिया गया है। और ये दिखाता है कि उत्तर पूर्व में जो उद्यमिता है, जो उद्यमी है वहाँ के, वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं टूरिज्म सेक्टर में या फिर बाकी सेक्टर्स में। खासतौर पर स्टार्टअप काफ़ी आगे आ रहे हैं ऑर्गेनिक उत्पादों के मामले में। और नॉर्थ ईस्ट को हम कई मायनों में जानते हैं कि एशिया के कई देशों से जो व्यापार का एक रास्ता, उसका एक मुख्य केंद्र हम उत्तर पूर्व के राज्यों को मानते हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार, आप देखें कि बीते एक दशक में उसने त्रिस्तरीय फार्मूले पर काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता, ये बात केंद्र सरकार बखूबी जानती है। इसलिए आप 10 सालों में देखें तो एयरपोर्ट की संख्या दुगनी हो गई है, हजारों किलोमीटर नए हाईवे बनाए गए हैं, कई पुल बनाए गए हैं, रेल मार्ग से कनेक्टिविटी बढ़िया की गई है। तो कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत अच्छी की गई है। पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, रिन्यूएबल में बहुत स्कोप है और ऑर्गेनिक उत्पाद दुनिया भर में पहुंचे उत्तर पूर्व के, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक पर बहुत जोर है। उस दिशा में बेहतर काम हुआ है और अब उसके नतीजे दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है, तमाम नए उद्यमी और निवेशक आ रहे हैं। दूसरा जो मोर्चा जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि बड़ी संख्या में जो युवा हैं, उन्होंने 10,000 से ज़्यादा युवाओं ने हथियार छोड़े हैं, शांति का रास्ता अपनाया है। हमने देखा है कि बीते एक दशक में पूरे उत्तर पूर्व में अब उग्रवाद एक तरह से खत्म सा हो गया है। हमने देखा है कि शांति समझौते हुए हैं जी। और जी शैलेंद्र, नॉर्थ ईस्ट की पूरी तस्वीर कैसे पिछले 11 साल में बदली है नीतियों के साथ। अब इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के बाद निवेश, यानी कि निवेश के साथ इतने बड़े इन्वेस्टर समिट के साथ किस तरह से सूरत बदलने वाली है। और ज्यादा इस पर और बात करने के लिए दीपक दीवान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, 11 साल में नीतियों में, आधारभूत ढांचे में और बहुत सारे ऐसे शांति समझौते जिसने विकास की रफ्तार को एक बड़ी दिशा दी है और रफ्तार दी है। आज आप इस इतने बड़े इन्वेस्टर समिट को किस तरह से देखते हैं, जहां हम उद्घाटन समारोह में ही देख रहे हैं कि 2 बड़े निवेशक, 2 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो देश के हैं, उन्होंने अपने निवेश को बढ़ाते हुए एक बड़ा भरोसा दिया है। यहाँ पर विदेश से करीब 75 प्रतिनिधि मौजूद हैं। आप किस तरह से नॉर्थ ईस्ट के विकास में इस समिट को भी देखते हैं? ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है केंद्र सरकार के लिए और इसमें राज्य सरकारों का भी बहुत योगदान रहा है। देखिए, इस समिट से पहले जो आज प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करी है, इससे पहले बहुत सारे मिनिस्ट्रियल सेशंस भी हुए, बिजनेस टू गवर्नमेंट सेशंस भी हुए, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग भी की गई और स्टार्टअप्स का भी जायज़ा लिया गया और इनिशिएटिव्स जो सरकारों ने ली थी, राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकारों ने, उस पर भी चर्चा की गई। उसका नेट रिजल्ट आज आप देखिए कि पूरी जो देश और विदेश के जो इन्वेस्टर्स हैं आज दिल्ली में बैठे हुए थे जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है नॉर्थ ईस्ट के लिए। और ये विजन जो प्राइम मिनिस्टर का था, जब मुझे याद है 2014 में जब मोदी सरकार पहली बार आई थी, तो इन्होंने वो लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट चेंज किया। उन्होंने बोला कि लुक नहीं करना, एक्ट करना है। तो उनका सबसे पहला प्रयास ये था कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को देश के अन्य राज्यों के बराबर तक डेवलप करना है। डेवलप कोई बिल्डिंग से नहीं होता, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, कनेक्टिविटी, कॉमर्स, तो हर चीज़ पे ध्यान किया गया। इसका नतीजा आज आप देख रहे हैं कि जो लोग पहले नॉर्थ ईस्ट से डरते थे, जाने से डरते थे, आज वो वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ शांति बहाल की गई। ये एक बहुत बड़ा कदम जो सरकार ने लिया था। जितनी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पे, उन सब से बातचीत करके मामला सुलझाया, सीज फायर किए और अब वहाँ पूरी शांति बहाल है। सिर्फ मणिपुर को छोड़ के पूरा नॉर्थ ईस्ट अब कंप्लीटली शांत है। और इसी की वजह से जब शांति आएगी तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी। वो प्रधानमंत्री दीपक दीवान जी, अगर इस मंच पे हम नॉर्थ ईस्ट की ताकत की बात करें, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि बायोडाइवर्सिटी का हब ये बनेगा, ये एग्रीकल्चर के, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का हब बनेगा और तमाम तरीके से किस तरह से युवाओं की एक पूरी ताकत को इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें आप इस मंच से और जिस तरह से इस मंच से ये भी कहा गया कि लोकल प्लेयर्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, उन्हें भी शामिल किया जाए, क्योंकि पर्यटन एक बड़ी भूमिका अदा करता है नॉर्थ ईस्ट के पूरे विकास में, उसकी अर्थव्यवस्था में। टूरिज्म
बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। आप देखिए वहाँ प्राकृतिक सुंदरता है, वहाँ नदियाँ हैं, वहाँ झरने हैं, वहाँ पहाड़ हैं और वहाँ पे रिलीजन्स जगहें भी हैं। आप देखिए परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश में है, कामाख्या देवी टेम्पल असम में है। ऐसे ही वहाँ बहुत सारी जो जगहें हैं वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। और आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, हर साल 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। पिछले वर्ष वहाँ पे 20 दिन पहले सारे होटल की बुकिंग हो गई थी। वहाँ टूरिस्ट को होटल नहीं मिल रहे थे, तो वहाँ के लोग आगे आए, उन्होंने होम स्टे में उनको एकोमोडेट किया। और वहाँ सिर्फ देशी टूरिस्ट नहीं थे, सिर्फ विदेशी टूरिस्ट भी नहीं थे, वहाँ पे हिंदुस्तान बाहर से भी लोग आए, चार्टर्ड फ्लाइट्स लेके जा रहे हैं वहाँ पे नागालैंड में। तो ये आप देखिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। आप अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, वहाँ पे आप जाएं, आप अगर ड्राइव कर रहे हैं आपको मीलों तक कोई इंसान नहीं दिखेगा। अगर आप गाड़ी रोकते हैं तो आपको हवा की आवाज़ सुनाई देगी या फिर बहती हुई नदी की आवाज़ आएगी। ऐसी चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? हिंदुस्तान में मिलेगी। आप मेघालय देखो, मेघालय में लाइव रूट्स ब्रिजेस हैं, जो मतलब जो जीवित जड़ें हैं उनको जोड़ के लोगों ने वहाँ पे पुल बनाए हैं। वो भी एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में कहीं और नहीं दिखेगी आपको। तो नॉर्थ ईस्ट में टूरिज़्म बहुत बड़ा पोटेंशियल है और टूरिज़्म से आप जुड़े जितनी भी इंडस्ट्री देखिए, अगर आप टूरिज़्म डेवलप करते हैं तो वहाँ रेस्टोरेंट खुलेंगे, वहाँ टैक्सियाँ चलेंगी, वहाँ होटल खुलेंगे और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जी शैलेंद्र, एक लंबी कवायद हुई है इस इन्वेस्टर समिट को एक तरह से इसकी शुरुआत करने में। ऐसे में क्या आज दिन भर की गतिविधियां रहेंगी? B2B, B2G तो तमाम जो मीटिंग्स हुई हैं उसको लेके वो क्या बड़ी स्ट्रेंथ सामने आ रही है नॉर्थ ईस्ट की, जिसे लेके निवेश के कई ऐसे क्षेत्र नए खुलते दिखाई दे रहे हैं? देख रहे हैं कि ये जो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट है, इसमें आप देखें तो उत्तर पूर्व के तमाम महत्वपूर्ण लोग मौजूद हैं। उत्तर पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, उत्तर पूर्व से आने वाले केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, उत्तर पूर्व मामलों के मंत्री तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ बड़े जो उद्यमी हैं वो तो मौजूद हैं। और लेकिन जिस बात की चर्चा हो रही थी कि बीते 2 दशकों में जो वहाँ पर लोकल प्लेयर जो उभरे हैं, और बीते 1 दशक में खास तौर पर जब सुविधाएँ बेहतर हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, तो उनको जो रफ्तार मिली है, तो उनको एक मंच मिला है कि वो दुनिया भर के जो बड़े लोग हैं उनसे बातचीत कर सकें और एक तरह से समझ सकें, उनको बता सकें कि कितना पोटेंशियल है। सरकार अपने स्तर पर तो कोशिश कर ही रही है, राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं, केंद्र सरकार ने हम जानते हैं कि इतना बड़ा एक आयोजन को फैसिलिटेट किया है। तो निश्चित तौर पर एक मौका मिलता है जब इस तरह का इन्वेस्टर समिट होता है, इस तरह एक मंच मिलता है जहाँ सभी वो प्लेयर जो एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, निवेश आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ एक पैवेलियन है जहाँ आप देखें अलग अलग जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, अरुणाचल हो, असम हो, मेघालय हो, वहाँ क्या खासियत है, कौन से उत्पाद वहाँ पर बढ़िया हैं, उनकी प्रदर्शनी भी है। तो ये दिखाता है कि दुनिया को और बेहतर तरीके से ये जानने समझने का अवसर मिलेगा कि क्या कुछ पोटेंशियल है उत्तर पूर्व में। क्योंकि उत्तर पूर्व एक में जो राज्य हैं वहाँ आप देखिए ज़मीन के ऊपर भी पोटेंशियल है, यानी खेती बाड़ी में आप ऑर्गेनिक खेती देखते हैं, ज़मीन के नीचे तमाम आप देखें कि जो खनन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वो उत्तर पूर्व में। अनिल अग्रवाल ने आज एक बड़ी घोषणा की निवेश की। तो निश्चित तौर पर ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के बीचों बीच ये जो पूरा उत्तर पूर्व बसा है, वहाँ क्षमताओं के लिहाज से असीम संभावनाएं हैं और दुनिया इसको बेहतर तरीके से जान समझ पाए। इसलिए 2 दिन का अलग अलग सत्र रखा गया, उसमें अलग अलग सेशन होंगे, अलग अलग सेक्टर पर बात होगी, तमाम जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको एक तरह से सुनने का मौका मिलेगा। इंडस्ट्री तो है ही, तो निश्चित तौर पर बीते 1 दशकों में जो विकास की एक कहानी लिखी गई है उत्तर पूर्व में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज गति से आगे ले जाने की हो या फिर वहाँ के ऑर्गेनिक उत्पाद को दुनिया के बाजारों में रखने की हो, किस तरह से उसको और तेज रफ्तार से आगे बढ़ाना है। क्योंकि रिन्यूएबल में या फिर हाइड्रो पावर में बड़ी संभावनाएं हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो कोई एक सेक्टर अछूता न रहे और सब में तेज जितना भी पोटेंशियल है उससे हम आगे बढ़ पाएँ।
उस लिहाज से इन्वेस्टर समिट बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जी दीपक दीवान जी, हम ये जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों का केंद्र सरकारों से जो दूरी रही है वो एक बड़ी शिकायत पूर्वोत्तर राज्यों की भी पिछले 70-75 सालों में रही है, लेकिन पिछले 11 साल में जो बदलती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है, ऐसे में क्या आपको लगता है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट के साथ अब कदम और थोड़े संभाल के रखने होंगे जब आप निवेश के क्षेत्रों को बढ़ा रहे हैं, वहाँ के लोकल जो एक तरह से लीडर्स हैं उनको आप शामिल कर रहे हैं, ऐसे में वहाँ की प्राकृतिक संपदा, वहाँ की संस्कृति, उसको सहेजना, उसका संरक्षण भी हो और विकास भी साथ हो, तो पूर्वोत्तर के साथ वो किस तरह की चुनौतियां आपको दिखाई देती हैं, क्या हैं या वो दूर हो चुकी हैं? तो बहुत कुछ तो दूरियां दूर हो गई हैं। देखिए, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है केंद्रीय सरकार पे। जब से मोदी सरकार आई 2014 से, उसके बाद पूरा जो सिस्टम है, जो दिल्ली से बैठ के पहले फैसले लिए जाते थे, नॉर्थ ईस्ट में ये करना है, इस स्टेट में ये डेवलप करना है, वो सब वहाँ पे ग्राउंड में जाके किए गए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि डोनर मिनिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन जो मिनिस्ट्री है, जिसका मेन काम ये है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने अपना नॉर्थ ईस्ट एट योर डोर स्टेप शुरू किया प्रयास। जो डोनर मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम हर राज्य में जाते थे और वहाँ पे बैठ के चीफ सेक्रेटरी या डेवलपमेंट कमिश्नर उन सब से मीटिंग करके वहीं पे फैसले लिए जाते थे कि क्या डेवलप करना है और कैसे करना है, उसके लिए क्या फंडिंग चाहिए। तो ये सब दूरियां बहुत कम की गई है, मतलब जी बिल्कुल हम समझते हैं दीपक जी कि नॉर्थ ईस्ट की जो ताकत है और खासकर प्राकृतिक संपदा के लिहाज से जो ताकत है उसको लगातार एक तरह से सहेजा और बढ़ाया गया है। लेकिन इन्वेस्टर समिट के साथ दीपक जी, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों को बहुत बेहतरी से जानते हैं, उनकी वहाँ की क्या संपदा की वो ताकत है और क्या वो मौके हैं, यानी कि उनके दायरे को किस तरह से बढ़ा के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ रोजगार के नए मौके बनाए जा सकते हैं। उस लिहाज से आप जब देखते हैं कि दुनिया के तमाम देश आज मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट में विकास के लिए, तो वो कौन से क्षेत्र हैं जिसमें बड़े विकास किए जा सकते हैं, जिसकी एक लंबे समय से इंतजार कर रहा था पूर्वोत्तर? देखिए, एक तो एनर्जी सेक्टर है, उस पर फोकस किया जा रहा है। एनर्जी मतलब पावर इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। पावर होगी तो आप इंडस्ट्री लगा पाएंगे। ऑलरेडी असम और अरुणाचल में ये पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और आप देखिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी में काम हो रहा है, वहाँ पे हमारा ये ऑयल रिफाइनरीज हैं वो काम कर रही हैं। आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मुझे एकदम से याद आया कि एशिया की सबसे पुरानी जो ऑयल रिफाइनरी है वो डिब्रूगढ़ में है, असम में है। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी था वहाँ, मगर उसको टाइम के साथ बदला नहीं गया, डेवलप नहीं किया गया। पर आज जो आप पिक्चर देखते हैं नॉर्थ ईस्ट की, वो बिल्कुल अलग है जो मैंने तो 2013 में या उससे पहले देखी थी। पहले वहाँ की कम्युनिकेशन में फ्लाइट्स नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी। पूरी नॉर्थ ईस्ट में आज जो मीटर गेज थी वो बदल के ब्रॉड गेज कर दी गई है। उसकी वजह से आज आप देखिए राजधानी एक्सप्रेस अब सीधी अरुणाचल प्रदेश जाती है हफ्ते में 2 बार दिल्ली से, और राज्यों से भी वहाँ कनेक्टिविटी हो गई। और अगले महीने मिजोरम की जो कैपिटल है आइजॉल, उससे 20 किलोमीटर दूर तक रेलवे स्टेशन बन चुका है और वहाँ ट्रायल हो गया है और वो ट्रेन भी चलने शुरू हो जाएगी जून में, उम्मीद है। तो सरकार का ये एक कदम था कि पूरी नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट कैपिटल्स हैं उनको रेलवे कनेक्टिविटी दी जाए। एयर कनेक्टिविटी तो है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरह डेवलप हुई है। अब आप रेलवे ले जाएंगे जहाँ, तो आपका वहाँ से जो कॉमर्स एक्टिविटी हैं वो भी तेज़ हो जाएंगी। अभी देखिए वहाँ इतनी जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये सब ट्रेन जो है वो बिल्कुल सबसे सस्ता साधन है ट्रांसपोर्टेशन का जी। एक बारी ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह आ जाएगा तो आप देखिए कैसे नॉर्थ ईस्ट की पिक्चर ही बदल जाएगी। और इसके अलावा एग्रो फूड प्रोसेसिंग पे फोकस है, टेक्सटाइल्स, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है नॉर्थ ईस्ट का। आप देखिए वहाँ ट्राइबल जो पॉपुलेशन है, उनके रंग बिरंगे अपने पैटर्न हैं जिनकी बहुत डिमांड है।
एक बारी बिल्कुल दीपक जी, शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये इन्वेस्टर्स समिट नहीं बल्कि ये एक मूवमेंट है नॉर्थ ईस्ट को लेकर, उभरता पूर्वोत्तर निवेशकों के लिए बड़ा आकर्षण है, साथ ही साथ वहां रहने वाले लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी होगी, जहां युवाओं के लिए कई बड़े एक तरह से क्षेत्र खुलेंगे रोजगार के भी। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका भी, दीपक जी आपका भी हमारे साथ बात करने के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए डीडी न्यूज़। ये देख कैसे हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा। हाँ मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
देश की सीमाओं की सुरक्षा में अद्वितीय योगदान देने वाले सीमा सुरक्षा बल के जाबाज जवानों को सम्मानित करने के लिए 22वां बीएसएफ अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को सम्मानित किया। अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ने में बीएसएफ कितनी बहादुरी के साथ मोर्चा ले सकती है, इसका एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण 71 की लड़ाई में दे दिया गया था। गृह मंत्री 65 की स्थापना के बाद 1971 के हम पर थोपे गए युद्ध में बीएसएफ के जवानों ने जो वीरता दिखाई, जो योगदान दिया, उसको ना भारत कभी भूल सकता है, ना कभी बांग्लादेश ने भूलना चाहिए। बांग्लादेश के सृजन में बीएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका रही और अन्याय के खिलाफ लड़ने में बीएसएफ कितनी बहादुरी के साथ मोर्चा ले सकती है, इसका एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण 71 की लड़ाई में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका निभाई तब सामने आया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, खुफिया एजेंसियों की सटीक जानकारी और सेना की मारक क्षमता के अद्भुत प्रदर्शन से ऑपरेशन सिंदूर बना है। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी सूचना एकत्रित करने वाली संस्थाओं की सटीक सूचना और सेना का मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन, ये तीनों मिलता है तब ऑपरेशन सिंदूर बनता है। हमारा देश पाक प्रेरित आतंकवाद का सामना कर रहा है। सालों तक कई बड़ी बड़ी घटनाएं पाकिस्तान ने की, मगर इसका जवाब, उचित जवाब नहीं दिया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी और सबसे पहला बड़ा हमला उरी में हमारे जवानों पर किया और हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर पहली बार आतंकी ठिकानों में घुसकर आतंकवादियों को जवाब देने का काम उरी के बाद तुरंत किया। और आइए अब बात करते हैं वैश्विक मंच पर बेनकाब होते पाकिस्तान की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत दूसरे चरण में जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडलों को ब्रीफ करेंगे। विदेश सचिव सांसदों को भारत पाकिस्तान के बीच हुए घटनाक्रम, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सैन्य बलों की कार्रवाई और 10 मई को हुए भारत पाकिस्तान सीजफायर सहमति की पूरी जानकारी देंगे। वहीं 3 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहले से ही जापान, रूस और यूएई के दौरे पर हैं। सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में एलडीपी मुख्यालय में जापान के पूर्व रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा और एलडीपी के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो की महानिदेशक शिनाको त्सुचिया से मुलाकात की। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जापान के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के आतंकवाद निरोध पर अनुसंधान आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष और जापान के पूर्व न्याय मंत्री यासुयो हनाशी से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ भारत के एकीकृत और दृढ़ रुख पर प्रकाश डाला गया। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी जोर दिया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से यूएई दौरे पर गए शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे ने कहा कि सकारात्मकता नकारात्मकता से कहीं तेजी से फैलती है। सच्चाई कितनी भी दबाने की कोशिश तो सच्चाई छुपती नहीं है। मुझे लगता है कि तो सच्चाई तो पता चली जाएगी। हमारी जो कोशिश है वो पूरे 100% हम हर एक देश जाकर पूरा हम लोग का 100% हम देंगे।
आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों के दौरे पर है। डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस प्रतिनिधिमंडल में राजीव राय, कैप्टन ब्रिजेश चौटा, श्री प्रेमचंद गुप्ता, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल और राजदूत मंजीव सिंह पुरी शामिल हैं। ये प्रतिनिधिमंडल स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन का भी दौरा करेगा। मॉस्को में भारतीय प्रतिनिधिमंडल रूस की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के प्रथम उप अध्यक्ष आंद्रे डेनिसन के साथ साथ रूस के उप विदेश मंत्री से मिलेंगे। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल का थिंक टैंक और रूसी मीडिया के लोगों से भी मिलने का कार्यक्रम है। सांसद कनिमोझी ने कहा कि रूस भारत का रणनीतिक साझेदार रहा है और हमने हमेशा कूटनीतिक मुद्दों, व्यापार और निवेश पर मिलकर काम किया है। ऐसे समय में रूस से संपर्क करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम बार बार आतंकवादी हमलों का सामना कर रहे हैं। We will be meeting the Federation Council and Mr. Andre Denisson, the first deputy chair of the Committee on International Affairs, and we'll be meeting with Mr. Leonid Slutsky, the chair of the State Duma Committee, along with the other members. And we'll be meeting with the Deputy Foreign Minister of Russia, and also we'll be meeting with the Russian Institute of Statistic Studies, the director of it, the former Prime Minister, Mr. Fratkov. And later in the day, we'll be also meeting think tank and explaining what has happened in India and how we have to come together to fight terrorism. और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं। अखिलेश, आज विक्रम मिस्री कुछ और प्रतिनिधि मंडलों को ब्रीफ देंगे, लेकिन इससे पहले जानना चाहेंगे 3 प्रतिनिधि मंडल इस समय विदेश दौरे पर हैं। अभी तक किस तरह से उन देशों के साथ भारत ने, जहां एक तरफ पाकिस्तान की एक तरह से आतंक को लेकर बढ़ावा देने के उसके पूरे रुख को बेनकाब किया है, तो भारत ने अपनी ताकत में किन बातों को रखा है, किस तरह का रिस्पॉन्स रहा उन तमाम देशों से? देखिए, जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं काफी कह सकते हैं कि काफी उत्साहवर्धक है। जापान का जो प्रतिनिधि मंडल है जो अभी जापान में है, वो आज फिर अभी उन्होंने जापान के हाउस से के रिप्रेजेंटेटिव से मिले हैं। अभी तुरंत सूचना आई है। उधर रूस में भी मुलाकात के लिए अभी वो एक बैठक में चले गए हैं। यूएई के जो प्रतिनिधि मंडल है, आज वो थिंक टैंक और जो अन्य जो इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है यूएई की, उसके साथ मिलेंगे आबू धाबी और दुबई, दोनों जगहों पे। तो जो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ मीटिंग है उनका, जिस तरीके से सभी तबके के लोगों से मिल रहे हैं और सभी उन सारे लोगों से मिल रहे हैं जो संबंधित देशों की रणनीति को और संबंधित देशों की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, उनको किस तरीके से संचालित किया जाए, इसके बारे में भी एक तरीके से वो सलाह देते हैं। तो इन तीनों जगहों पे कहूं मैं ऋतु की, तीनों जगहों पे जो डेलीगेशन का नेतृत्व है और डेलीगेशन के जो सदस्य हैं, वो एक तो ये बता रहे हैं कि किस तरह से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई थी उसमें टारगेटेड जो अटैक होता है, वो टारगेटेड अटैक की रणनीति अपनाई। और जब पाकिस्तान की तरफ से जब सैनिक ठिकानों पे हमला हुआ, नागरिक ठिकानों पे हमला हुआ, तब भारत ने उसका जवाब दिया है। यह पूरे दुनिया को बताना ये काफी जरूरी था कि भारत ने कोई पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ा, बल्कि भारत ने कह सकते हैं कि उन टेररिस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने पर काम किया। जो इनपुट मिल रहे हैं, यूएई के भी जो मंत्री हैं, 3 मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई है। यूएई के जो मंत्री हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं, वो भारत को लगातार ये बोल रहे हैं कि भारत और यूएई के जो संबंध है वो अन्य संबंधों से अलग है। वो भारत और यूएई दोनों मिलकर काउंटर टेररिज्म पर काम करते रहेंगे। देखिए, यूएई जो है गल्फ का कह सकते हैं कि बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और ये पूरा जो है
एक कॉस्मोपॉलिटन कंट्री के रूप में उभर रहा है। कह सकते हैं कि एशिया, चाहे वो दक्षिण एशिया हो या दक्षिण पूर्व एशिया हो या एशिया के अन्य जो जगह हैं, यहाँ तक कि यूरोप के लोग भी अब यूएई में कई जगहों पर रहना चाहते हैं। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल बनाने के बाद यूएई नहीं चाहता है कि आतंकवाद के किसी भी तरीके की छाया उन पर पड़े, और इसलिए भारत की जो कार्रवाई हुई है आतंकवाद के खिलाफ उसकी उन्होंने सराहना की और उन्होंने कहा है कि भारत और यूएई मिलकर इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जहां तक जापान की बात है, तो जापान का जो प्रतिनिधिमंडल है उसने भी लेंथ एंड ब्रेथ लोगों से मुलाकात की है और उन्हें भी जापान के सभी तरह के जो नेतृत्व है उनसे एक तरीके से समर्थन मिला है। और जापान जो कह सकते हैं कि G7 का बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है एशिया से, और जापान भी किसी तरह की आतंकवाद की स्थिति को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। ऐसे में भारत की यह जो कार्रवाई हुई, जो टारगेटेड स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान में आतंकवाद के ठिकानों पे, उसको उन्होंने काफी कह सकते हैं कि बहुत ही सकारात्मक रूप में लिया है कि कोई उस तरीके का कोई माहौल भारत ने नहीं बनाया, बल्कि भारत ने जब आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके बाद भारत ने उनको बताया कि हमने आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक किया है, आपके सैनिक ठिकानों पे नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने उसका उपयोग किया कि उसने भारत के खिलाफ एक तरीके से अघोषित युद्ध छेड़ने की किसी की कोशिश की, स्ट्राइक करने की कोशिश की। तो जापान ने इसे सही नहीं माना और जापान के या प्रतिनिधिमंडल जो भारत आज भी रहेंगे वहां, तो उन लोगों ने काफी भारत की नीति की सराहना की है। मॉस्को में जहां तक की बात है, तो मॉस्को में भी हमारा प्रतिनिधिमंडल अभी मीटिंग में गया है अभी, और मॉस्को से कह सकते हैं कि भारत और रूस के बीच का जो संबंध है वो आजादी के बाद से लगातार कह सकते हैं ऑल वेदर फ्रेंड रहा है भारत और रूस। और भारत और रूस के बीच में ऐसी कोई डिफरेंसेज किसी मसले पर नहीं रही है, अंतर्राष्ट्रीय मसले हो या आतंकवाद का मसला हो या सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग का मसला हो। ये कह सकते हैं कि नो नॉनसेंस रिलेशनशिप है, अनकंडीशनल रिलेशनशिप है दोनों देशों के बीच में। और अभी हमने देखा कि जिस तरीके से हमने पाकिस्तान के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, उसमें रूस के जो हथियार थे उसकी बड़ी भूमिका थी, सबने उसे सराहा। और रूस में जाकर भारत के प्रतिनिधिमंडल का यह जो एक कर्तव्य है, क्योंकि सुबह वहां के एम्बेसडर जो है हमारे भारत के विनय कुमार के साथ उनकी एक ब्रीफिंग हो चुकी है, और इसके बाद आगे जाएंगे तो वो लोग बताएंगे कि किस तरह से रूस का सहयोग काफी महत्वपूर्ण था और किस तरह से भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ रूस के साथ मिलकर और आगे कदम बढ़ाना चाहता है, और ताकि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद नहीं बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में पाकिस्तान का जो नेटवर्क है उस नेटवर्क का भी पर्दाफाश और सबूत भारत वहां देगा रूस के लोगों को। जी अखिलेश, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर भारत हमेशा से बायलैटरल फोरम्स हो, मल्टीलैटरल फोरम्स हो, इस पर आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति और पाकिस्तान को बेनकाब करता रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या आप ये मानते हैं कि भारत ने अपनी पूरी रणनीति को बदला? इस कूटनीतिक पहल के साथ अब किसी मल्टीलैटरल फोरम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। भारत ने तमाम देशों के साथ 1-to-1 आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो नीति है और पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए, जिस तरह से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बहुत साफ कहा कि आतंकवाद सबके लिए खतरा है और पीड़ित और अपराधी को एक नजरिए से अब नहीं देखा जा सकता। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, विदेश सचिव विक्रम मिस्री जापान भी गए थे एक दिन के लिए, रायसीना डायलॉग में उन्होंने संबोधित किया जिसमें कि हमारे प्रतिनिधिमंडल के लोग भी शामिल हुए थे। और एक बात तो निश्चित तौर पे दबे छुपे मुंह से भी या जिस तरीके से भी दुनिया के सभी लोग मान रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व अगर कोई एक देश कर रहा है तो वो भारत है, क्योंकि भारत लगातार आतंकवाद का यह जो एक दंश पूरी दुनिया पर हावी हो गया है, पूरी दुनिया के कह सकते हैं कि राजनीति नीति को प्रभावित करने लगा है, वर्ल्ड ऑर्डर में हस्तक्षेप करने लगे हैं आतंकवादी, और पूरी दुनिया जो है आतंकवाद से प्रभावित हो रही है, दुष्प्रभावित करना चाहिए। और ऐसे में पूरी दुनिया को यह समझ में आ रही है कि भारत की जो रणनीति रही कि अगर कोई आतंकवादी घटना होती है तो बिना सीमा का ख्याल रखे हुए, अगर सीमा पार भी है कोई आतंकवाद का ठिकाना, तो वहां आज जो टेक्नोलॉजी मौजूद है भारत के पास और दुनिया के कई देशों के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो आतंकवाद के उन ठिकानों को नष्ट करना, अगर वहां छिपे हुए कुछ लोग हैं तो वो भी नष्ट होंगे, उसमें उनके हथियार असलहे जो भी विपनरी होगी वो भी नष्ट होगी, उनकी टेक्नोलॉजी का सेंटर नष्ट होगा। तो भारत का यह जो एक रणनीति है कि आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को, आतंकवाद की जो पूरी नर्सरी है वो भी नर्सरी जहां भी मिलेगी, जहां
जहां भी हमारे खिलाफ आतंकवाद को प्रोत्साहन जिस संस्था से मिलेगा उस संस्था के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित तौर पे यह जो एक नई रणनीति ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आई है, भारत इसको भी लोगों को समझा रहा है और खुले तौर पे इसे बता रहा है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो है एक तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का एक पर्याप्त और पर्याय जैसी रणनीति है। क्योंकि देखिए, आतंकवाद के हमले में महिलाओं को काफी चोट पहुंचती है, बच्चों को काफी चोट पहुंचती है, और ये पूरा जो सिंदूर है पूरे परिवार का प्रतीक होता है। क्योंकि पूरा परिवार जो है एक तरीके से कहे कि माँ के आसपास इर्द गिर्द रहता है। और ऐसे में जब आप ऑपरेशन सिंदूर को एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे प्रतिनिधिमंडल बाहर जाकर, तो निश्चित तौर पे बता रहे हैं कि यह जो एक रणनीति है, यह रणनीति जो है व्यक्तिगत तौर पे देश के और समाज के सबको प्रभावित करने वाला जो आतंकवाद है उसके खिलाफ लड़ाई है, और सभी देशों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश पूरी जानकारी